नमस्ते आरिफ भाई। नमस्कार। तो ये आप हमारी आपकी पाकिस्तानी आर्मी बाजवा साहब के पीछे क्यों पड़ी है? हमने सुना उनका असैसिनेशन होने वाला था। अरे मसला यह है कि किसी के पेट में पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानियों के लिए दर्द नहीं हो रहा। ये लूट के माल की डिस्ट्रीब्यूशन पे इनके आपस में झगड़े हैं, नाराजगियां हैं, लेकिन कोई कत्ल वतल का ऐसा खबर, कोई ऑथेंटिक खबर नहीं आई। मैंने भी बड़ी कोशिश की पता करने की, कोई ऑथेंटिक खबर आई नहीं। हाँ, ये है कि रेजनमेंट है। रेजनमेंट ये है कि आसिम सलीम बाजवा, कमर बाजवा, फैज हमीद, ये लोग ऊपर ऊपर सारा माल खा रहे हैं। और इस वक्त जितनी लूट मार हो रही है, इतनी तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। वो सारी लूट मार ऊपर के 5-6 लोगों में बट रही है। तो नीचे वाले कह रहे हैं कि यार हमें भी हिस्सा दो, हमें सही से बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करो। वैसे तो हमारी आर्मी किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानती, सिवाय एक क्या कि हमेशा से ये होता रहा है कि लूट के माल की डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होती थी। अब क्या है कि ऊपर के 5-6 लोग हैं, गफूरा है, इस तरह 5-6 लोग हैं जो कि सारा माल खा जा रहे हैं और नीचे वालों को वो हिस्सा नहीं मिल रहा। तो इस पे नाराजगियां हैं। बाकी बाजवा तो पिछले 8-10 दिन से मुल्क से बाहर है, इस वक्त भी यूरोप में बैठा हुआ है। तो उसके ऊपर कोई हमला या वो, मेरे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। अच्छा, तो ये भी था कि साहब कि जब वो पीओके जा रहा है, वो पीओके में जाएगा, उस वक्त उसके ऊपर हमला होगा। तो वैसे भी आजकल पीओके में भी बड़ी कशीदगी चल रही है, वहाँ पे भी काफ़ी एजिटेशन वगैरह हो रहा है। ऐसा तो नहीं पीओके को हैंड ओवर करने जा रहे थे बाजवा साहब, तो उसकी वजह से उनके खिलाफ हमले की प्लानिंग हो गई हो? देखें, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान पीओके कभी भी राजी खुशी तो देगा नहीं, ये भारत को लेना होगा। हाँ, ये ऐसी एक सूरत हाल अब जो नजर आ रही है वो ये है कि अरसे से मैं भी जिनसे बात करता था भारत में, तो वो ये कहते थे कि पीओके वापस लेने के लिए शायद हमें एक भी गोली नहीं चलानी पड़े। तो अब कोई ऐसी सूरत हाल नजर आ रही है कि जिसमें शायद इंटरनेशनल एक्टर्स जो हैं, अमेरिका, यूरोप और पीओके भारत को देने के लिए वो एक्टर्स तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान तो पीओके अगर छोड़ देगा तो फिर ये हमको चूरन क्या देंगे, कि किस लिए फिर इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत है, क्या बजट हमारा कैसे खाएंगे। अभी तो ये हमें चूरन दे रहे हैं ना कि भाई हमें भारत से कश्मीर आजाद कराना है। तो पाकिस्तान आर्मी कभी भी राजी खुशी इसके लिए तैयार नहीं होगी। लेकिन अब इनके माई बाप जो हैं, उसमें सुना है, देखें, ये सब खबरें हैं। अभी हम इस पे अथॉरिटी के साथ तो वो नहीं कह सकते। इसमें ये हुआ है कि चाइना का सबसे बड़ा मसला था। पाकिस्तान तो इतना मैटर नहीं करता था, चाइना को राजी करना बड़ा मसला था, क्योंकि चाइना का जो सीपैक है वो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है, पीओके में काफी उसका असर है। तो सुना है कि पूरा पीओके भारत को नहीं मिलने लगा, और पीओके और गिलगित बल्तिस्तान का कुछ हिस्सा चाइना को दिया जाएगा। ये एक सुनने में बात आई है। और लेट्स सी कि क्या होता है। पाकिस्तान में जो पीओके में जो इस वक्त है ना, बहुत ज्यादा आवाम में बेचैनी बहुत है कश्मीरियों में। इसलिए है कि वो ये देखते हैं कि लाख इख्तलाफात के बावजूद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तमाम लोगों से, चाहे वो गुपकार गैंग हो, चाहे कोई दूसरे हों, चाहे जिनके ऊपर आरडीएक्स जिनके पास से निकला है, उन सबको टेबल पर बिठा के उनसे बात कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे ये हालत है कि मुजफ्फराबाद में सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर मिनिस्ट्री जो इस्लामाबाद में है, उसके एक सेक्रेटरी के ऑर्डर्स पे चल रहा है, और उनको किसी चीज में एतमाद में नहीं लिया जा रहा। पीओके के जो सो कॉल्ड एक झरलू इलेक्शन होने वाले हैं, उसके लिए ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुकी है और ऑलरेडी तैयारियां हो चुकी हैं, शेरवानियां सिल चुकी हैं। इवन के पीटीआई वालों ने तो अपनी अगली पीओके की कैबिनेट का भी ऐलान कर दिया है आपस में। अच्छा। कश्मीरी बहुत नाराज हैं कि यार तुम लोग हमें बिल्कुल ही गुलाम बना के बैठे हुए हो यार, हमें हमारी कोई औकात ही नहीं है। वहां देखो, वहां पे भारत में एक तरफ तो तरक्की हो रही है, कश्मीर में हाईवेज बन रहे हैं, दुनिया के हाईएस्ट हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, और उनके तरक्की के लिए इतनी सारे पैसे, पता नहीं कितने हजार करोड़ का फंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एलोकेट किया है। तो वो कह रहे हैं हमारे को तो लूट मार कर रहे हो सिर्फ, और गुलाम बना कर रखा है। तो बहुत ज्यादा बेचैनी है कश्मीरियों में।
हाँ जी, तो नहीं, मुझे ये भी खबर आई थी, ख़ास तौर से आपके जहाँ से अमजद मिर्ज़ा साहब आते हैं, गिलगित के आसपास से, कि वो जो सीपेक को लेके ख़ास तौर से गिलगित में और आगे जो है आपका हुंजा और नगर में उधर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और इनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, ऐसी खबरें मुझे पास आई थी। इधर जब आते हैं बाल्टिस्तान में, तो बाल्टिस्तान का तो माहौल वैसे ही अलग है। आपके देखिए, स्कार्दू, मसला ये है स्कार्दू कि वगैरह का। को शुरू से ही पाकिस्तान के किसी, सिवाय पंजाब के किसी पाकिस्तानी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। सिंध में भी इसके खिलाफ बड़ी जबरदस्त रेजिस्टेंस है, बलूचिस्तान में भी है, गिलगित बल्तिस्तान की टोटल डेमोग्राफी चेंज करने पे लगे हुए हैं, पीओके की तो डेमोग्राफी चेंज कर ही चुके हैं। तो उस हवाले से रेजिस्टेंस तो बहुत है। अब मसला ये है कि भारत के साथ अगर गिलगित बल्तिस्तान और पीओके इन केस मिल भी जाता है, तो सीपेक जो है वो इंटरनेशनल और एक कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तान के साथ, और उस कॉन्ट्रैक्ट की जो शरायत हैं वो जिसके पास भी रहे, पीओके गिलगित बल्तिस्तान, भारत के पास, पाकिस्तान के पास, उनको उस शरायत को ऑनर करना है कि आफ्टर ऑल इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, और भारत WTO, यूनाइटेड नेशंस की दीगर बॉडीज का मेंबर है, तो उनको ऑनर करना पड़ेगा उन एग्रीमेंट्स को, चाहे वो चाइना के साथ हैं या किसी भी पावर्स के साथ हैं। पीओके के हवाले से एक और भी चीज, इसमें इसमें एक चीज़ है वैसे कि जो चूंकि पीओके का जो स्टेटस है वो अंडर यूएन रेजोल्यूशन भी वो भारत का हिस्सा माना गया था। आप यूएन रेजोल्यूशन नंबर 46, उसमें जो सारा का सारा यूएन रेजोल्यूशन नंबर 46 है, उसको ये मानते हुए किया गया था कि आप जो है इसको खाली करेंगे। पाकिस्तान को ये कहा गया था, उसका जो पहला पार्ट है कि आप इसको खाली करेंगे। खाली इसलिए करेंगे क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर प्रिंसली स्टेट जो भारत को एक्सेशन कर चुकी है लीगली, उसका पार्ट है। और जब वो खाली हो जाएगा, भारत की पूरी तरह से हुकूमत वहाँ पर, सरपरस्ती वहाँ पर नुमाया हो जाएगी, उसके बाद फिर प्लेबिसिट की बात होगी। तो उसका बेसिक जो ये था कि ये बेसिकली इंडियन टेरिटरी है, तो यदि चाइना ने इसके ऊपर किसी भी तरह के एग्रीमेंट किए हैं तो वो इंटरनेशनल लॉ में जायज़ नहीं माने जा सकते। संजय भाई, थोड़ा यहाँ पे मैं इख्तिलाफ करूंगा। वो ये है कि यूएन रेजोल्यूशन जो है ना 1948 का, वो इसको इंडियन पार्ट नहीं मानता, इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानता है। और उसका जो पहला पॉइंट है रेजोल्यूशन का वो ये है कि सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तानी नेशनल्स जो कि वहां पे जम्मू एंड कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में है, वो सब जगह खाली करें और वापस पाकिस्तान में जाएं। इसके बाद भारत अपनी आर्मी डिक्रीज करे और फिर पूरे कश्मीर में, जो कि आज के सिनारियों में काफी डिवाइडेड है, पीओके है, गिलगित बल्तिस्तान है, अक्साई चीन है, शागराम वैली है, लद्दाख है और JNK है, ये सारे में भारत की फोर्सेस, रिड्यूस्ड फोर्सेस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगी और यूएन की निगरानी में वहां पे प्लेबिसाइट होगा, रेफरेंडम होगा, और फिर जम्मू एंड कश्मीर, ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर के 1947 से पहले की जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थी, उसके लोग रेफरेंडम में फैसला करेंगे कि आइदर दे गो विद पाकिस्तान और इंडिया। एक्चुअल रेजोल्यूशन ये है। ये रेजोल्यूशन एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो कि कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू साहब का तोहफा है। हुआ ये था कि जब शेख अब्दुल्ला, जो कि मुस्लिम लीडर के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर थे, वो और महाराजा हरि सिंह, जो कि लीगली कस्टोडियन थे जम्मू एंड कश्मीर के, वो जब दिल्ली आते हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पाकिस्तानी फौज और कबायली आ गए हैं, हमारी औरतों को उठा के ले जा रहे हैं, हमारे घरों को तोड़ रहे हैं, हमें बचाओ, हम भारत के साथ शामिल होना चाह रहे हैं। उन्होंने एक्सेशन ट्रीटी साइन की थी। तो भारत का फर्ज था उस वक्त के पाकिस्तान से पूरा इलाका खाली कराया जाता, लेकिन नेहरू साहब ने यह किया कि जहां आज LOC है वहां पे पहुंचने के बाद यूनाइटेड नेशन चले गए, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कश्मीर लीगली भारत का हिस्सा बन चुका था और भारत की फोर्सेस का फर्ज था कि पीओके और गिलगित बल्तिस्तान, अक्साई चीन,
शाहग्राम वैली, इन सब से पाकिस्तानी फोर्सेस को निकालते, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया और ये खुद चले गए यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी करार दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। वैसे भी नेहरू साहब और कांग्रेस के इतने सारे ब्लंडर हैं सर। एक मैं आपको इसका लीगल पॉइंट बताता हूँ इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। पता नहीं आपके ध्यान में आया है कि नहीं आया कि ये जो यूएन रेजोल्यूशन नंबर 46 है 1948 का, ये नॉन मैंडेटरी कैटेगरी में लिया गया है। इसलिए ये बाइंडिंग नहीं था। इसमें एक और चीज़ भी हुई थी कि जो पहला जो इनिशियल रेजोल्यूशन हुआ था उसमें इसमें 3 बनाए गए थे कि साहब ये जो है ये डिसाइड करेंगे कि ये इंडिपेंडेंट रहेंगे या पाकिस्तान की तरफ जाएंगे या भारत की तरफ जाएंगे। बाद में पाकिस्तान ने इसमें अमेंडमेंट करवाया और अमेंडमेंट करवा के वो जो इंडिपेंडेंट वाला पार्ट था वो हटवाया। ये कश्मीरी लोग आज तक जानते नहीं है। जी बिल्कुल सही। उसमें भारत को कोई आपत्ति नहीं थी, उसमें आपत्ति किसने की? पाकिस्तान ने की। एक चीज। और दूसरी चीज कि ये नॉन मैंडेटरी था और अब ये जो है इनकी डिस्प्यूट्स की लिस्ट में शामिल भी नहीं है आज की डेट में। तो ये इसके लीगल पहलू हैं और इंटरनेशनल लॉ में पाकिस्तान का तो इस पर कोई हक व हुकूक बनता ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए पाकिस्तान के साथ किया गया कोई भी मुआहदा कोई वैल्यू रखता नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैं आपके सामने ये प्रेजेंट करना चाहूँगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि भाई चाइना ने अपने वहाँ पर पैर जमा रखे हैं। चाइना के जहाँ तक मुझे इत्तला है कि चाइना ने अपनी फ़ौजें भी वहाँ पर सीपेक के हवाले से लगा रखी हैं। तो चाइना इसको आसानी से तो नहीं जाने देगा। फिर चाइना का इसमें जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है डेफिनेटली। हालांकि मुझे लगता है कि सीपेक की तरफ से वो अब काफ़ी कुछ डिसअपॉइंटेड सा, निराश सा हो गया है। वो सीपेक में बिल्कुल इंटरेस्ट ले नहीं रहा है। जैसा कि अभी हमने देखा कि जो मेन लाइन 1 वाला जो इन्वेस्टमेंट था $6 बिलियन का, वो उसने रिजेक्ट कर दिया। अब आगे वो इन्वेस्टमेंट कर नहीं रहा है। ग्वादर भी एक तरह से पोर्ट जो है वो फेल हो चुका है। तो आपने चूंकि ये सीपेक का मसला उठाया तो आप हमें ये भी थोड़ा सा बताएं कि ये सीपेक जो है, ये पूरा जो फ्लॉप शो है, इसका चाइना पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए सीपेक जो है ना, वो तो 2021 में अभी तक सीपेक पे कोई काम नहीं हुआ। सीपेक पे 2021 में 2 काम हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि आसिम सलीम बाजवा तनख्वाह ले रहा है चेयरमैन सीपेक की हैसियत से, और दूसरा ये हो रहा है कि कहीं कोई नाला बन रहा है, कहीं कोई गटर बनता है पाकिस्तान में, पंजाब में, कहीं भी किसी गांव में कोई छोटी सी रोड बन रही है, वो सीपेक के नाम पे चढ़ा देते हैं। क्यों? इसलिए कि उसका पैसा कहाँ जाएगा? आसिम सलीम बाजवा के पास जाएगा, यानी आर्मी के पास जाएगा। उसको सीपेक के साथ हर चीज को नथी कर दिया है। चाइना का जहां तक आपका मसला है ना, तो देखें जब से सीपेक बना है ना, तो रशिया से लेके, यूरोप से लेके, अमेरिका से लेके पूरी दुनिया ने इसकी मुखालफत की थी। तो चाइना को रियलिस्टिकली कहीं नजर नहीं आ रहा था कि सीपेक की जो बेल है किसी मुंडे चढ़ेगी। हुआ ये था कि चाइना का इसमें इंटरेस्ट ये था कि इसने पाकिस्तान के बेशुमार असासे, एसेट्स गिरवी रखवा लिए अपने बैंकों से लोन देके, और अब वो लोन की रीपेमेंट पे कंसेशन भी नहीं दे रहा, टाइम भी नहीं दे रहा, और लोन की रीपेमेंट के टाइम आ गया है। अब पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं जो कि चाइना के पास गिरवी हैं, वो उनको हथियाने के चक्कर में है। फायदा चाइना को ये हुआ कि ये 2015 से लेकर अब तक जो सीपेक पे जितना काम हुआ, उसमें जितनी मशीनरी आई ना, बुलडोजर हुए, लोडर हुए, दूसरे मशीनरी जितनी आई, वो चाइना से भाड़े पे मंगाई गई थी, किराए पे। उसका फायदा चाइनीज कंपनियों को और कॉन्ट्रैक्टर्स को हुआ। जितनी लेबर है वो चाइना से आई, और चाइना की लेबर पाकिस्तान के गांव गांव में पहुंच गई है। इवन सिंध में इस वक्त कितने चाइनीज अताई डॉक्टर बैठे हुए हैं जो गांव गांव में बैठ के किसी का दांत ठीक कर रहे हैं, किसी के क्या ठीक कर रहे हैं, दुकानें खोल के बैठ गए हैं। और जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम था वही चाइना कर रहा है। उसने अपनी जो कंस्ट्रक्शन टीमें हैं जो सीपेक के नाम पे यहाँ पे आई थी, जितने चाइनीज नेशनल यहाँ पे हैं,
उनकी सिक्योरिटी के नाम पे अपनी आर्मी भी डिप्लॉय की है, जैसा कि आपने अभी कहा कि पीओके वगैरह में। तो बलूचिस्तान में तो बाकायदा आर्मी की कॉलोनियां बनी हुई हैं चाइना की। तो पूरे पाकिस्तान में इन्होंने अपनी आर्मी भेजी है, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है, अपनी मशीनरी किराए पे दी है, और वो सब चीजें चाइनीज बैंकों की लोन से हो रही हैं। तो उनके अगेंस्ट में मॉर्गेज पे पाकिस्तान के एसेट्स रखे हुए हैं, जैसे कि ग्वादर सिटी है, कराची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, कराची वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, कराची पोर्ट की कई बर्तें हैं। आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि ग्वादर पोर्ट फेल है, इसलिए कि देखें कराची जैसी पोर्ट पाकिस्तान के पास मौजूद थी, जो नेचुरल पोर्ट है, और जिसको का अंग्रेज ने आइडेंटिफाई करके इतना डेवलप किया था, वरना तो ये मछेरों की बस्ती थी। लेकिन अंग्रेजों ने कराची पोर्ट को डेवलप इसीलिए किया था कि ये नेचुरल पोर्ट है। इतना बड़ा पोर्ट होने के बाद ग्वादर की एज सच पाकिस्तान को तो जरूरत नहीं थी, ये चाइना को जरूरत थी, क्योंकि ग्वादर बिल्कुल मुंह पे है खलीज अरब, अरबियन गल्फ के ऊपर, जहां से तेल का सारा ट्रेड वो है। तो इसलिए चाइना का इंटरेस्ट था। आप अगर नक्शे में देखें तो जिबोती, कीनिया और ग्वादर, ये पोर्ट एक सर्कल बनाते हैं उस पूरे ट्रेड रूट के लिए। तो चाइना को जो चीज चाहिए थी वो चाइना ने हासिल कर ली है। अब इंटरनेशनल लॉ को चले आप कश्मीर के हवाले से डिस्प्यूट कर सकते हैं, यहाँ तो बलूचिस्तान है, ग्वादर है, यहाँ तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, यहाँ पे तो ये कब्जा करके रखेंगे, जैसे कि श्रीलंका की पोर्ट पे इन्होंने कब्जा कर लिया है 99 साल के लिए। हाँ, आप बात सही कह रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्वादर का सारा जो पोर्ट है, वो जो चाइना की जो इंडियन ओशन की जो नेवल कमांड है, उसके लिए उसका वजूद है और उसके लिए वो ज़रूरी है। लेकिन जो सीपेक है, जो ये पहले वे बनाया गया था कि साहब ये सीपेक बनेगा और इसके थ्रू जो है वो चाइना से चाइना अपना माल, क्योंकि वो जो मलक्का स्ट्रेट वाला जो चौक है जहाँ पर भारत बैठा हुआ है, उसको से बचने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसमें मैंने एक पूरा आर्टिकल लिखा था कि ये संभव नहीं है, क्योंकि इधर से तेल ट्रांसपोर्ट करना इसलिए भी संभव नहीं है कि आपको खून जरिए पास से होके जाना पड़ता है। तो आपका जो सारा का सारा जो तेल अगर आप लेके जाएंगे तो वो वहाँ पे वैसे ही फ्रीज हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एनर्जी और हीटेड टैंकर इत्यादि, जो पाकिस्तान के पास है नहीं। और एक ऑयल टैंकर आप लाते हैं तो एक ऑयल टैंकर का पूरा माल ट्रांसपोर्ट करने के लिए या तो आप पाइपलाइन बनाइए, जो कि चाइना बना नहीं रहा, और अगर आप ऑर्डनरी टैंकर से ले जाते हैं तो आपको 10,000 टैंकर चाहिए एक ऑयल टैंकर खाली करने के लिए। एक शिप है ऑयल टैंकर, उसको खाली करने के लिए तो उसको आप कहाँ ले जाएंगे? काशगर। मतलब आप काशगर ले जाएंगे और फिर काशगर से वो 6,000 किलोमीटर दूर उधर ईस्टर्न सी बोर्ड पे जहाँ उनकी इंडस्ट्री, वहां जाएगा। ये तो शुरू से ही बेवकूफ़ी की बात थी, इसका कोई मतलब नहीं था। अगर इसका चाहिए भी तो ग्वादर से अच्छा पोर्ट बंदर अब्बास है, डेवलप्ड पोर्ट है, और वहां पर चाइना को फुल एक्सेस है हर चीज की। तो वो क्यों बनाएगा ग्वादर? तो ग्वादर सिर्फ उसकी नेवी के लिए है, और उसकी नेवी के लिए सीपेक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी इसको थोड़ा सा देखें तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। ये तो हुई एक बात है, हमने बात कर ली सीपेक की, पीओके की और बाजवा साहब की। एक और बात जो बड़ी मुझे कहे कि साहब आजकल पाकिस्तान में बड़े जोर शोर से चल रही है, इससे पहले मैं एक बात पहले अपने दर्शकों से अनुरोध कर लूँ। आप लोग देख रहे हैं, लगभग 2000 लोग इस समय जुड़े हुए। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, इसमें से कोई मुझे दिख रहा है कि 500-600 लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कृपया सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबा दें, इतनी मेहरबानी करें हमारे ऊपर। और साथ में जिनको सवालात पूछने हैं वो कृपया अपने सवाल भी पूछने शुरू कर दें। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे इमरान खान साहब ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, मैंने सुना उसके बारे में। और उन्होंने कहा कि साहब कि ये जो रेप होते हैं इसके लिए औरतें खुद जिम्मेदार हैं। उसको लेके साहब बड़ा हंगामा हो रहा है पाकिस्तान में। तो वैसे तो ये यूएन में बहुत जाते रहते हैं, बहुत कुछ कहते रहते हैं,
तो ये जो इनका स्टेटमेंट है, इसको दुनिया कैसे देख रही है और पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी कैसे देख रही है? भारतीयों को इतना हैरत नहीं होनी चाहिए इमरान खान के बयान पे कि हमने भारत में भी एक राहुल गांधी नामी इमरान खान छोड़ा हुआ है जो इस टाइप के बयान देता रहता है, जो मनोरंजन के लिए इस टाइप की चीजें करते रहते हैं। इमरान खान की रोज की आदत है। आज इसने कहा है कि दुनिया में भारत को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता और मैं सबसे ज्यादा भारत के बारे में जानता हूं और समझता हूं। तो जिस पर्टिकुलर बयान की आप बात कर रहे हैं, इसमें इसने ये कहा है कि अगर औरतें छोटे कपड़े पहनेंगी तो आदमी पर असर तो होगा, रोबोट तो नहीं है। तो इमरान खान भी रोबोट नहीं है और उसके ऊपर तो बुरके का भी असर हुआ। उसने 70 साल बुढ़िया पीरनी बुरके में थी, उसको उड़ा लेके चला गया। दूसरी बात यह है कि आजकल हमारे पाकिस्तान के मौलवी हजरात के ऊपर अजाब इलाही आया हुआ है और उनकी हाँ हाँ हाँ। वीडियो इस वक्त पोर्न हब पे सबसे ज्यादा चल रही हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जितने मौलवियों की वीडियो आ रही हैं वो दाढ़ी वाले लड़कों के साथ सेक्स कर रहे हैं, तो वहां पे औरत के कपड़े ना कपड़े ये सब चीज की समझ आती नहीं। ये एक फ्रस्ट्रेटेड कौम है जिसको क्या आपने डेवलप किया है मदरसों में। मदरसों में दो काम होते हैं, एक तो ये कि बच्चे के जहन में ठोक बजा के ये डाला जाता है कि ये दुनिया बेकार है, जन्नत का रास्ता देखो। और जन्नत का नक्शा क्या पेश करते हैं कि एक बड़ी नहर होगी, जिस नदी हम्म। होगी जिसमें शराब भरी होगी, तुम प्याला भर के शराब पीना और वहां लेटे रहना और 72 लाइन से खड़ी होंगी। तुम्हारा एक ही काम है 24 घंटे सेक्स करना, शराब पीना, सेक्स करना। 100 आदमियों की तुम्हारी ताकत होगी। ये मदरसों में जब आपको सिखाया जाता है तो फिर सेक्स का भूसा जहन में भर जाता है। फिर औरत कपड़े पहने ना पहने, पिछले 4 से 5 साल में पाकिस्तान में जो मेजोरिटी रेप हुए हैं वो अंडर एज गर्ल के हुए हैं, लड़कियों के जो रेप हुए हैं वो अंडर एज लड़कियों के रेप हुए हैं। अब आप उसका क्या करेंगे? अभी ओकाड़ा में एक आदमी पकड़ा गया जो कब्र से औरतों की लाशों को निकाल के उनका रेप करता था। उन्होंने तो कफन पूरा पहना हुआ था औरतों की लाशों ने, वहां पे कपड़ों का मसला कहां से आ गया? तो ये हमारा इमरान खान है ना, ये आज के दौर का आइंस्टाइन है और उसके बयान को बुरा ना मनाया करें भाई। वो जब वो 4 लकीरें खींचता है ना तो इसको खुद नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा है, तो उसके बयान का बुरा